डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 131 सीआरपीसी तक कवर किया था और अब आज सेक्शन 132 एंड ऑनवर्ड। तो सबसे पहले इस स्लाइड में आप देखें कि सेक्शन 132 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। प्रीसीडिंग सेक्शन मीन्स 129, 130, 131। तो जैसा कि आपने देखा कि 129, 130, 31 में पुलिस को, मजिस्ट्रेट को पावर्स है कि वो अनलॉफुल असेंबली को डिसरप्ट करने के लिए बहुत कुछ एक्शंस ले सकती है। तो नेचुरली उस एक्शन लेने में बहुत सारे लोगों को फिजिकल हर्ट भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। तो किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाना वैसे तो आईपीसी में अपराध है, लेकिन जब गुड कॉज के लिए जब इस तरह की चीजें की जाए तो उसे करने वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को, व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देना भी बहुत आवश्यक है। और इसी ऑब्जेक्ट के साथ सेक्शन 132 फ्रेम किया गया है, जिसमें कि उन व्यक्तियों को प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि राज्य सरकार की ओर से इन कार्यों में संलिप्त है। तो सबसे पहले सेक्शन 132 का सब क्लॉज 1 का फर्स्ट पैराग्राफ जो आपके स्लाइड के ऊपर दिख रहा है कि नो प्रोसिक्यूशन, ये स्टार्ट ही होता है नो प्रोसिक्यूशन से। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 129, section 130 or section 131 shall be instituted in any criminal court। यानी किसी भी कार्य के लिए जो धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किया गया है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे कुछ कंडीशंस भी है। क्या कंडीशंस है? नंबर 1, जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। तो इस पार्ट ए को ऊपर वाले के साथ मिला के पढ़ें, यानी अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है जब तो किया जा सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है तो नहीं किया सकता। यानी अगर संस्थित करना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ऐसी सिचुएशन कब आती है? वो तब आती है जबकि जो व्यक्ति, जो अधिकारी या जो पुलिस अधिकारी या जो मजिस्ट्रेट है, उसने अपने दी गई शक्तियों का बोनाफाइडी प्रयोग नहीं किया और ये तथ्य से साबित हो। तो उस कंडीशन में जब ये बातें साबित हो तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बी पार्ट है इसका, ये भी 132 सब क्लॉज 1 के साथ मिला के इसको पढ़ें कंटिन्यूएंसी में कि किसी मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। यानी जो डिसरप्शन की कार्रवाई की गई है, अगर वो सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा की गई है तो उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, और अगर स्टेट फोर्सेस के द्वारा की गई है तो उसके किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी। और इसी का सी पार्ट है कि किसी मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित, ए और बी का पार्ट हो गया। और उसके बाद 2A है नो ऑफिसर, ये एक्चुअली, हाँ ठीक है, बी यहाँ पे खत्म हो गया। सेकेंड 2A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2A, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शन इन गुड फेथ। यानी 2A क्या कहता है कि उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस के बारे में या सेक्शन 129 या 30 के अधीन अपेक्षा के अनुपालना में सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में,
तो आप देखिए 2A में तो मजिस्ट्रेट और पुलिस वर्ड यूज किया गया है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस वर्ड यूज किया गया है, और जबकि बी पार्ट में व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड पुलिस एंड व्यक्ति। तो जहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो आदेश देता है, वो ऑथराइज है, लेकिन वो ऑथराइज है और उसके ऑर्डर बोनाफाइडली होना चाहिए। जब इस तरह के एक्शंस मजिस्ट्रेट देता है या पुलिस देती है तो कुछ पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, जो कि न तो मजिस्ट्रेट है और न ही पुलिस है, सामान्य व्यक्ति है। क्योंकि सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को और पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी विशेष परिस्थितियों में सामान्य व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं। तो जब वो सामान्य व्यक्ति उनके आदेश पर कार्रवाई करता है तो उसको भी इस सेक्शन में प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इस तरह से 2A में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, बी में व्यक्ति के बारे में, और सी धारा 31 के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्स अलग अलग होते हैं इसलिए आर्म फोर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट डी, सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह न समझा जाएगा कि उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है। तो इस तरह से सेक्शन 2A में, जो कि सेक्शन 1 में हालांकि ये सारी बातें आ गई थी, तो सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 में बेसिकली किस अथॉरिटी की मंजूरी के बिना कोई केस इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा इसकी बात की गई है। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। और सब क्लॉज 2 में किनके विरुद्ध एक्शन नहीं लिया जा सकता उनकी बात की गई है। तो उसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आ गया, पुलिस आ गया, आर्म फोर्स आ गया और कोई सामान्य व्यक्ति आ गया जिसने कि उन मजिस्ट्रेट या पुलिस के आदेश पर वो कार्य किया गया हो तो उससे भी किया गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है जिसको हर सब सेक्शन में इस्तेमाल किया गया, वो है सद्भावपूर्वक यानी बोनाफाइडली। वो जो आदेश जिसने भी इस तरह के कार्य किए हो 129, 130 और 131 में, वो बोनाफाइड होना बहुत जरूरी है। बोनाफाइड का अर्थ क्या है, इसके लिए आप आईपीसी में जाके उसके डेफिनेशंस देख सकते हैं कि बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है। तो इस तरह से ये लास्ट में ये जो लिखा हुआ है लाइन की, यह न समझा जाएगा कि उसके लिए उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, या इसमें ही कि shall be deemed to have thereby committed an offense। इसका मतलब है कि अगर उसने लाठीचार्ज किया या आंसू गैस छोड़े या गोली छोड़ी, गोली दागी, किसी को अगर इंजरी भी हो गई तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर वो बोनाफाइडली किया गया है। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन का क्रक्स सिर्फ इतना है। उसके बाद सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इस धारा में और इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में, यानी इस सेक्शन 3 में और इसके पहले के सेक्शंस में जो कुछ भी कहा गया उसमें उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, यानी जो वर्ड यूज किया गया उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले सशस्त्र बल या आर्म फोर्स को डिफाइन किया गया है। सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में, भूमि बल का मतलब जो, चूंकि सेनाएं 3 तरह की होती है, एक नेवी पर होती है, एक आसमान के लिए एयरफोर्स होती है और थल सेना होती है। तो यहाँ पर थल सेना, भूमि सेना का मतलब थल सेना से है। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन आर्म फोर्स यानी सशस्त्र बल मीन्स भूमि बल, क्रियाशील सेना, नेवल एंड एयरफोर्स, तो वायुसेना अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं। 3 का तो मेन कैटेगरी है, उसका नाम दिया गया है, और अन्य के अंतर्गत चूंकि थल सेना में भी बहुत सारी उसमें अलग अलग कमांड होते हैं, तो सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, आईएसबीटी, तो उन सभी को इसके लिए समझा जा सकता है। और बी पार्ट है कि सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी। तो पहले तो सशस्त्र बल की डेफिनेशन दी गई 3A में, और 3B में ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई।
तो सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त, ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित ऑफिसर भी है। यानी लगभग जितने पोस्ट होते हैं उन सभी पोस्ट के कैडर को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और सदस्य, क्योंकि उसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में सदस्य वर्ड भी यूज किया गया था, तो यहाँ पर उसको भी बताया गया है कि सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है, यानी सिंपली जो कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति है वो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 129 से लेकर 132 तक के प्रोविजन में 129, 130, 131 में तो मजिस्ट्रेट को, पुलिस फोर्स को, आर्म फोर्स को पावर्स दिए गए हैं, और उसके बाद 132 में उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इस तरह से कंप्लीट मिला के ये पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें कि किसी भी लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए जो विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए जो भी एक्शंस लिया जा सकता है उसके संबंध में ये दिया गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ये मेंटेन करने के लिए, ये अगर अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हो गई तो ये जो ट्रैंक्विलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए अनलॉफुल असेंबली को डिस्टर्ब करने के पावर्स 129 से लेके 131 तक में दिए गए हैं, और इस पावर का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन भी 132 में दिया गया है। तो इस तरह से ये ए पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बी पार्ट है जो पब्लिक न्यूसेंस के लिए है। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या है और इसके लिए क्या पावर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा ये बी पब्लिक न्यूसेंस। इसके लिए सेक्शन 133 से लेकर 143 यानी काफी बड़ा प्रोविजन इसके लिए बनाया गया है। सेक्शन 10 सेक्शन इसको डिवोटेड है, 11 सेक्शंस। तो सबसे पहला कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, यानी न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यूसेंस है क्या। तो न्यूसेंस के लिए आपको आईपीसी में जाना पड़ेगा फिर, और आईपीसी के सेक्शंस में आप जाकर न्यूसेंस की डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एलएलबी सेकेंड ईयर में न्यूसेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। सेक्शन 133 सब क्लॉज 1 सबसे पहले ये कहता है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसडीएम का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मेला लगता है, जैसे पुष्कर मेला लगता है, तो स्पेशल मेला मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो मेला क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी गतिविधियां होंगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी देखरेख वो करता है। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में डीएम और उपखंड क्षेत्र में एसडीएम, और कोई विशेष प्रोजेक्ट के लिए जैसे मेला कहीं लगा हुआ है तो मेला मजिस्ट्रेट, जैसे उर्स मेला, पुष्कर मेला, इनके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो अन्य कार्यपालक, विशेषतः सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि पहले तो पुलिस के थ्रू उसे रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट के बाद देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई किस संबंध में, तो आगे दिया गया है ए कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों ने रोड जाम कर दिया, ठीक है, किसी डिमांड को लेके रोड जाम कर दिया, तो रोड जाम तो कुछ लोगों ने किया, लेकिन वो रोड कॉमन है, सबके लिए है,
तो ये एक तरह का न्यूसेंस है। तो यहाँ पर ये 33 सब क्लॉज ए लागू हो जाता है। इसी तरह से बी, किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पुण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी ने मिट्टी का तेल इकट्ठा कर लिया, या एक बार आपको ध्यान होगा कि त्रिशूल बांटने का कंसेप्ट चला था, तो किसी ने बहुत सारे त्रिशूल ढेर कर लिए और उसको बांटने का प्रावधान है, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है जिससे कि कोई न्यूसेंस क्रिएट हो सके। तो या तो ये कंडीशन हो, या तो रास्ता वास्ता रोक दिया गया हो, या कोई ऐसी चीज इकट्ठी की गई हो जिसको बांटने का आशय हो और उससे न्यूसेंस क्रिएट हो सकता हो। सी, ये सारे ग्राउंड्स हैं। सी, किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद किया जाना चाहिए। मान लीजिए ये दिवाली के समय में पटाखे इकट्ठे कर लेते हैं बहुत सारे, और उसको नियमों का पालना नहीं किया गया, तो हो सकता है कि उसमें विस्फोट हो जाए और आग वाग लग जाए। तो ऐसी कोई स्थिति हो, या फिर कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उसे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना या ऐसे आलम लगाना आवश्यक है। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि बरसात के समय में प्रशासन की तरफ से कुछ भवनों को गिरा दिए जाते हैं। तो बहुत पुराना जर्जर भवन है और उसके बारे में रिपोर्टिंग की गई है कि बरसात इसी तरह से चालू रही तो ये गिर जाएगा। तो अचानक से अगर मान लीजिए रात के समय बरसात हुई और गिर गया, तो आसपास के भवन को नुकसान हो सकता है, रास्ते से चलने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रशासन नोटिस ले सकता है। नेक्स्ट, किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाढ़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। मान लीजिए अचानक से कोई तो नीची जगह है और बरसात हो रही है और पानी भर गया, और पानी इस तरह से फैलेगा कि वो आसपास के बहुत सारी चीजों को नुकसान कर सकता है। तो जिस हिसाब से भी जरूरत हो उसमें बाढ़ लगाया जा सकता है। किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। तो ये ए से लेकर एफ तक में ये सारे ग्राउंड्स दिए गए। अगर ऐसा कोई ग्राउंड्स है मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आया है पुलिस की रिपोर्ट के माध्यम से, तो उस पर फिर पुलिस मजिस्ट्रेट जो है एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि वह उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत किया जाए रिमूव कर दे, ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे, अथवा ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसे निर्दिष्ट की जाए, अथवा ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे, अथवा ऐसे भवन या तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम लगाए, अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलम लगाए, अथवा ऐसे तालाब, कुएं, उत्खात का बाड़ लगाए, अथवा ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे
जो उस आदेश में उपबंधित है। यानी जो सब क्लॉज 1 के ए से लेकर और एफ तक में ग्राउंड्स दिए गए, उनमें से कोई ग्राउंड्स मौजूद हो तो उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है, किसको, जिसके ऊपर भी उस चीज को मेंटेन करने की लायबिलिटी है। ठीक है। और इसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा में के अधीन सम्यक रूप से, ये सब क्लॉज 2 है 133 सब क्लॉज 2 की, मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया सकता, यानी मजिस्ट्रेट के आदेश को चैलेंज नहीं किया सकता कोर्ट में। ठीक है। इसके साथ एक स्पष्टीकरण लगा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है कि लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी सम्मिलित है। क्योंकि ये सब चीजें बाद में ऐड की जाते हैं, पब्लिक प्लेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि पब्लिक प्लेस क्या है। तो पब्लिक प्लेस को डिफाइन करने के लिए क्या गया है कि इसमें राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, पड़ाव का मतलब है बहुत पहले जब किसी प्रोसेशन में कोई टोली चलती थी तो कहीं पर रुक के वो नाश्ता वास्ता, चाय पानी नाश्ता करते थे, उसको पड़ाव कहा जाता है। तो पड़ाव के मैदान, स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी है इसमें। तो इस तरह से सेक्शन 133 पूरी तरह से मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि ऐसी कोई भी ग्राउंड्स जो कि ए से लेकर सेक्शन सब क्लॉज 1 में ए से लेकर एफ तक में बताए गए हैं, उस तरह के ग्राउंड्स अगर मौजूद है, मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आया है, तो मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंगली उसको ऑर्डर दे सकता है उसको मेंटेन करने का। और इस ऑर्डर को सब क्लॉज 2 ये कहता है, सब क्लॉज 2 में प्रोटेक्शन दिया गया है कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन 134 का हम डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो यहीं तक है। ओके, ऑल द बेस्ट।